मॉडर्न फिजिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हुए यह हमारा लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत खूबसूरत आइडिया पढ़ा था, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है। आइडिया तो शानदार था, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ आइडिया काफी नहीं होता, उसे प्रूव भी करना पड़ता है। तो आज का सवाल सिंपल है, क्या हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को सच में अपनी आंखों से एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं? तो इसका जवाब दो लीजेंडरी एक्सपेरिमेंट्स ने दिया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। उम्मीद है आप भी अपना नोटबुक और पेन रेडी रखें। सबसे पहले छोटा रिकैप, छोटा सा, जो हमें 1924 में जैसे लुइस डिब्रॉय ने कहा कि लैम्बडा इक्वल्स एच अपॉन पी, जो हमने देखा है, इसको हम कहेंगे एच अपॉन एम वी, मतलब जिस पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी। अब ध्यान से सोचिए, ये इक्वेशन तो लिख देना आसान है, पर असली सवाल यह है, अगर इलेक्ट्रॉन सच में वेव है तो उसे वेव की तरह बिहेव भी तो करना चाहिए। और वेव की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्या हम नहीं कह सकते डिफ्रैक्शन? है ना, जब कोई वेव किसी रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर जिसका वेवलेंथ मतलब जिसका आकार, जिसका साइज जो वेव है उसके इक्वल होना चाहिए, अब उससे अगर टकराती है तो वो इंटरफियर करेगी। इंटरफियर या डिफ्रैक्शन, है ना, डिफ्रैक्शन उसका ग्लोबल वर्ड है, इंटरफियर उसका लोकल, ऐसा मान। तो क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मतलब जिसको हम मैक्सिमा कहते थे, और कुछ में वीक, जिसको हम मिनिमा कहते हैं। ऐसा पैटर्न दिखता है कि नहीं? तो प्लान ये बनता है उन दिनों में कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऐसे स्ट्रक्चर पे दे मारो जिसका स्पेसिंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जितना छोटा हो। क्लियर है आइडिया? और अगर डिफ्रैक्शन दिखा तो बात पक्की, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। और एग्जैक्टली यही दो एक्सपेरिमेंट ने कर दिखाया। पहला है डेविसन और जर्मर 1927 में, दूसरा है जीपी थॉमसन 1928। जीपी थॉमसन मतलब पता है आपको, जे जे थॉमसन? अच्छा, आगे इसकी बात करेंगे। तो दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, मैटर वेव्स बिल्कुल रियल है। चलिए पहले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये देखिए डेविसन जर्मर का सेटअप। टॉप पे है एक इलेक्ट्रॉन गन, इसमें एक हॉट फिलामेंट होता है जो हीट होने पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है ना। इलेक्ट्रॉन तो कैसे एमिट होते पता है हमें, कैसे निकाला जाता है? उसमें से एक तरीका है हीट करना। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कैपिटल वी से एक्सेलरेट करते हैं, यानी उन्हें और एनर्जी देते हैं, स्पीड अप करते हैं। ये फास्ट इलेक्ट्रॉन पतली सी बीम की फॉर्म में नीचे आते हैं और टकराते हैं एक निकल क्रिस्टल से, है ना। ये निकल क्रिस्टल भी बताते हैं आगे। और ये क्रिस्टल रोटेट भी हो सकता है ना, ये बाद में इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से टकराते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो। अब इन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को गिनने के लिए एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया गया है। हाँ, ये घूमकर हर एंगल पे मेजर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में गए, है ना। इस एंगल को हमने फाई कह रखा है, देखो यहाँ पे, है ना। इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के बीच का एंगल कह सकते हो इसे। अच्छा, और एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है, हर एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया जाता है ना। उसमें मनी इन्वॉल्व है, एक एक एक्सपेरिमेंट में बहुत। एनीवेज, अब हर बार एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को आप बदल सकते हो, ठीक है। अब सवाल यह है, जब उन्होंने ये
इंटेंसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिले, कौन से एंगल पे। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस एंगल का ग्राफ बनाया तो क्या निकला, तो वही सबसे मजेदार हिस्सा है, देखते हैं अगली स्लाइड में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो निकल क्रिस्टल है उसकी, ये भी थोड़ी सी डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटल ही हुई थी, है ना। उनके लैब में एक एक्सीडेंट से निकल ऑक्सीडाइज हो गया, उसे साफ करने के लिए उन्होंने हीट किया और उससे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन गए और तभी डिफ्रैक्शन क्लीनली दिखने लगा, है ना, ऐसा भी होता है। चलो, तो अब देखते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये रहे रिजल्ट्स। हर वोल्टेज के लिए उन्होंने स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, है ना, एंगल फाई के अगेंस्ट प्लॉट किया है। देखो, इसको पोलर ग्राफ कहेंगे। देखिए, लो वोल्टेज पे जैसे 44 वोल्ट है लेफ्ट में, इंटेंसिटी का एक छोटा सा स्मूथ सा ब्लॉब मिलता है, ब्लॉब ही मिलेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं तो इसको इसीलिए ब्लॉब, कोई खास बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं एक बम्प उभरने लगता है, और जब वोल्टेज एग्जैक्टली 54 होता है, देखो नंबर याद रखो, वोल्टेज 54, तो बीच में देखिए ये बम्प सबसे शार्प है, सबसे लंबा हो जाता है ना, और वो पॉइंट करता है एग्जैक्टली फाई इक्वल्स 50 डिग्री पे। ठीक है, 54 वोल्टेज था और 554 डिग्री। अगर वोल्टेज और बढ़ा है, जैसे 60 वोल्ट 68 वोल्ट दिखा है, तो पंप दोबारा छोटा होने लगता है। अब सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल होता, एक छोटी सी गेंद की तरह, तो वो हर डायरेक्शन में रैंडमली बिखर जाता। लेकिन यहाँ एक प्रिफर्ड डायरेक्शन मिल रही है जहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। देखा कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के हम क्या इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो ये प्रिफर्ड डायरेक्शन, यही तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिफ्रैक्टेड वेव ही दे सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो ये बम्प आया कहां से, है ना, तो इसका आंसर मिलता है ये ब्रैग्स के लॉ से, है ना, वही लॉ जो एक्सरे डिफ्रैक्शन में भी यूज होती है। क्रिस्टल के अंदर एटम्स रेगुलर पैरेलल प्लेन्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, जब वेव इन प्लेन से रिफ्लेक्ट होती है तो दो कंसेक्यूटिव प्लेन से आने वाली वेव्स के बीच एक पाथ डिफरेंस बन जाता है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस हमने पढ़ा हुआ है। ज्योमेट्री से ये पाथ डिफरेंस निकलता है 2d साइन थीटा। देखो पी प्लस बी क्यू, यही तो है, जो ऑरेंज पाथ है वही तो पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ पी बी प्लस बी क्यू दोनों मिलके 2d साइन थीटा बनाते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल तभी मिलेगा जब ये पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का होल नंबर हो, मल्टीपल हो एन लैम्बडा। तो ब्रैग्स लॉ यही बन जाती है कि 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा। यहाँ d है प्लेन के बीच का डिस्टेंस, देखो दिखाया है, और निकल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। एक्सरे से ये ऑलरेडी मालूम था। अब थीटा है ग्लांसिंग एंगल, है ना, देखो, और एन अपना ऑर्डर है। एक छोटी सी ज्योमेट्री की बात है, हमने देखा था कि स्कैटरिंग एंगल 550 डिग्री है, मतलब इस फाइ से ग्लांसिंग एंगल थीटा निकलता है, देखो 90 माइनस 5/2 यानी 90 माइनस 20 65 डिग्री। तो इस नंबर को याद रखिए, अगले स्लाइड पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा, अब ये है क्लाइमेक्स, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसे बोला गया। हम वेवलेंथ को दो बिल्कुल अलग तरीके से निकालेंगे और देखेंगे कि मैच करती है या नहीं। पहला तरीका है एक्सपेरिमेंट से, ब्रैग लॉ से। लेते हैं n इक्वल टू 1, d इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम और थीटा इक्वल टू 60y। तो लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा इक्वल 2 इंटू 0.91 साइन 65 डिग्री। साइन 65 होता है अप्रोक्सीमेटली 0.906, कैलकुलेट करने पे 1.65 एंगस्ट्रॉम।
अब दूसरा तरीका है प्योर थियरी से, डी ब्रॉय से। इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है, देखो, है ना। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए रेडी फॉर्मूला है, लैम्बडा इक्वल्स 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम में। तो 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ 54, रूट ऑफ 54 7.34, और आंसर आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब देखो दोनों नंबर्स 1.65 और 1.67 एंगस्ट्रॉम, इतने करीब। एक नंबर आया क्रिस्टल के एक्सपेरिमेंट से, दूसरा आया डी ब्रॉय की थियरी से, और दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक डायरेक्ट वेरिफिकेशन है। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस को सच साबित कर दिया है। यही इस एक्सपेरिमेंट की खूबसूरती है। तो देखो, ये तो प्रूव कर दिया एक एक्सपेरिमेंट ने, पर साइंस में हमें एक और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमेशा चाहिए होता है, उसको लोग ढूंढते हैं, और वो आया जीपी थॉमसन से 1928 में। इसका सेटअप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाता है, और ये है 10 से 50 किलोवाट तक। ये हाई एनर्जी बीम टकराती है बहुत ही पतली गोल्ड या प्लेटिनम फॉइल से। अब ये गोल्ड प्लेटिनम आगे देखेंगे जब हम एटम्स करेंगे, तब इसकी चीजें वहां डिस्कस करेंगे। इस फॉइल में छोटे छोटे रेंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टल्स होते हैं, काउंटलेस टाइनी क्रिस्टल्स हर डायरेक्शन में। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होके निकलते हैं और एक फोटोग्राफिक प्लेट जो पीछे है उस पर गिरते हैं, तो वहां से क्या बनता है? कैन यू इमेजिन? एक ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये तो हमें पता है, दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स डिफ्रैक्शन याद करो, और ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिफ्रैक्शन में होता है, और ये पहला लॉ का फेमस एक्सरे डिफ्रैक्शन जैसा था। और ये फाइनल प्रूफ है, क्योंकि रिंग्स सिर्फ और सिर्फ वेव से बनती है, पार्टिकल से नहीं। तो इलेक्ट्रॉन बीम एक वेव की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। और एक यहाँ पे खूबसूरत स्टोरी देखो, ये दिल को छू लेने वाला किस्सा है। जे थॉमसन, आपको याद है, जीपी थॉमसन के पिताजी, उन्होंने 1987 में प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और उनको नोबेल प्राइज उन्होंने जीता। और उनके बेटे ने, जीपी थॉमसन ने प्रूव किया कि वही इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, और उन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता। बाप ने कहा पार्टिकल, बेटे ने कहा वेव, और दोनों सही थे, है ना। यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का जादू है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अच्छा, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग भी आपका इसमें मिलेगा आपको। जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है Q को वोल्टेज कैपिटल V से आप एक्सेलरेट करो, तो उसे कितनी एनर्जी मिलती है? Q इंटू V, और उससे वेवलेंथ निकलती है लैम्बडा इक्वल्स n अपॉन रूट 2m/QV। इस एक फॉर्मूला से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, है ना। बस मास और चार्ज डाल दो। टेबल देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा इक्वल्स 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये तो देखा था हमने। प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है उसके लिए सीधा 0.286 अपॉन रूट वी। न्यूट्रॉन के लिए प्रोटॉन से डबल मास, तो 0.202 अपॉन रूट वी, क्योंकि अंडर रूट में है ना m। और अल्फा पार्टिकल के लिए, है ना, तो और भी ज्यादा हैवी है, तो अंडर रूट m से ये 0.101 अपॉन रूट वी आता है। पैटर्न नोटिस कीजिए, जैसे जैसे पार्टिकल भारी होता गया वेवलेंथ छोटी हो गई, है ना। आपको इतना याद रखना है, ज्यादा मास कम वेवलेंथ। एग्जाम्स में अगर नंबर सीधे याद हो तो टाइम बच जाएगा, वैसे हम फॉर्मूला से तो काम हो ही जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहां पे आता है कि हमने तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल के लिए, लेकिन अगर पार्टिकल अनचार्ज हो जैसे न्यूट्रॉन, तो हम उसे वोल्टेज से एक्सेलरेट ही नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? तो हम चार्ज की जगह ना सीधा काइनेटिक एनर्जी कैपिटल ई यूज करते हैं।
तो लैम्बडा लिखेंगे h/√2m कैपिटल। अब एक स्पेशल केस है थर्मल न्यूट्रॉन्स। देखो ये वो न्यूट्रॉन्स है जो अपने आसपास के टेम्परेचर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, तो इनकी एनर्जी सीधी लिख सकते हैं E = KT, है ना। ये सारा चीजें क्वांटम से निकला हुआ है, इन पे बोल्ट्जमैन ने भी काम किया था। एनीवेज, सब्स्टिट्यूट करने पे बहुत ही हैंडी फॉर्मूला हमें एग्जाम के लिए मिलता है, लैम्बडा इक्वल्स 30.83/√T एंगस्ट्रॉम, जहां टी क्या करेंगे, केल्विन में होना चाहिए। अगर गैस हो, गैस के मॉलिक्यूल हो और उनका आरएमएस स्पीड पता हो, तो लैम्बडा इक्वल्स h/mc/RMS, है ना। अगर गैस का टेम्परेचर दिया हो तो एनर्जी 3/2 KT लेकर लैम्बडा निकलेगा h/√3m/KT, है ना। थोड़ा थोड़ा KTG देखो याद है तो उसी का कॉन्सेप्ट यूज किए। तो पॉइंट ये है कि चाहे चार्ज हो या अनचार्ज, हर पार्टिकल की एक वेवलेंथ होती है। और यहाँ पे सिर्फ रटना नहीं है, देखो हमने कैसे ये सारे इक्वेशन निकाले हैं। चार्ज के लिए कैसे निकला, फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ अनचार्ज के लिए, तो ऐसे निकलता है चीजें। अच्छा, बस एक बात है, हेवियर और फास्टर पार्टिकल्स की वेवलेंथ इतनी छोटी है कि रोजमर्रा की चीजों में, जैसे हमने देखा था क्रिकेट बॉल, ये वेव नेचर दिखाती ही नहीं है। तभी हमें इसका पता इतनी देर के बाद चला है। अगर पहले वेव नेचर बता देती तो फिर क्या ही बात था। चलो बस, अब यहाँ पे हम थोड़ा समराइज करते हैं। तो आज का समरी है, देखो फटाफट देखो। पहला, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल है ना, इसकी स्टोरी भी सुना ही आपको, उससे स्कैटर हुए 54 वोल्ट पे 50 डिग्री पे। तो वहां पे डिफ्रैक्शन का पीक मिला, है ना, मैक्सिमा मिला, इंटेंसिटी ज्यादा मिली। दूसरा, ब्रैग्स लॉ से वेवलेंथ आई 1.65 एंगस्ट्रॉम, है ना, जो डीब्रॉय से आई 1.67 है, मैच करती है, डायरेक्ट वेरिफिकेशन। तीसरा है जीपी थॉमसन ने थीन फॉइल से सर्कुलर डिफ्रैक्शन रिंग बनाई। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट रुथरफोर्ड का हम एटम्स में वापस एक बार रिपीट करेंगे। चौथा है, हर पार्टिकल की वेवलेंथ निकलती है। चार्ज के लिए h/√2m/QE, अगर वो न्यूट्रल है तो √2m, h अपॉन मतलब √2m ही लिखो, है ना। ऐसे बिना सोचे इसको रटना नहीं है, ऐसा बाइफर्केशन करो। एक लाइन में अगर कहे तो पार्टिकल्स वेव है और वो डिफ्रेक्ट करते हैं। डेविसन, जर्मर और थॉमसन ने डी ब्रॉय की आइडिया को मेजर्ड फैक्ट बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों यही है हमारा लेक्चर 8। आज हमने देखा ब्यूटीफुल आइडिया जो था कैसे एक हार्ड मेजर्ड ट्रूथ बन गया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और फाउंडेशनल स्टोन है क्वांटम मैकेनिक्स का, है ना, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन उसके पहले ये जो फॉर्मूला है ना, उसको हम काम में लगाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डाउट कमेंट में जरूर पूछिए। आई आई वुड लाइक टू रीड दोज डाउट्स, एक फीडबैक भी मुझे मिलता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ, 54 वोल्ट पे पीक क्यों और किसी वोल्टेज पे शार्प क्यों नहीं, है ना, कमेंट में जरूर बताना। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।